दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से हिंदी साहित्य के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं के लिए TGT, PGT, UGC, नेट JEE अति महत्वपूर्ण और बदलते हुए पैटर्न के अनुसार 100 क्वेश्चन डेली यह श्रृंखला सीरीज चला रहे हैं। जब तक का ये हमेशा चलता रहेगा, जब तक का नेक्स्ट एग्ज़ाम आता है या नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है, उसके बावजूद भी यह 100 क्वेश्चन डेली चलता रहेगा। तो आइए देखते हैं कि तज़किरा ईश्वरा ई हिंदी नामक पुस्तक के रचनाकार हैं तो हैं मौलवी करीमुद्दीन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास किसका था? उत्तर है गरसदत्त तासी। शिव सिंह सरोज ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण है? तो लगभग 1000 यानी 838 कवियों का। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक और कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो जॉर्ज गियर्सन ने। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा? तो जॉर्ज गियर्सन ने। मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने कितने कवियों का विवरण दिया है? तो 5000 यानी कि 4511 कवि, लगभग 5000 हैं। तो हिंदी साहित्य को जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पूरे भक्ति काल को 4 भागों या 4 शाखाओं में बांधकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित सर्वप्रथम किसने किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने केशव को अलंकारवादी प्रवृत्ति रीति काव्य को रसवादी घोषित किया तथा केशव की जगह चिंतामणि को रीति परंपरा का प्रवर्तक माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति आंदोलन तद्युगीन निराशा की देन है। संत मत इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव सूचक है। प्रेमाख्यान परंपरा सूफी से अनुचित है, यह मत किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्ति आंदोलन तद्युगीन निराशा की देन है। संत मत इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव सूचक हैं। प्रेमाख्यान परंपरा सूफी से अनुकृत है, यह मत किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इससे पहले क्वेश्चन वाले में यहाँ अनुचित हो गया था, तो उसको ध्यान रखेंगे। आगे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास दर्शन का एक प्रमुख दोष साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों के निर्माण में पूर्व परंपरा की उपेक्षा। साहित्यिक परंपराओं और युक्तियों को युग विशेष की चित्तवृत्ति के प्रतिबिंब रूप किसने ग्रहण किया था? आचार्य शुक्ल ने। साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं परंपराओं के निर्माण में किसने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित किया था? आचार्य हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने। निर्गुण प्रेममार्गी सूफी शाखा निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के स्थान पर क्रमशः प्रेम काव्य संत काव्य का प्रयोग किसने किया है? तो रामकुमार वर्मा ने। नेक्स्ट है कि साहित्य के इतिहास दर्शन को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है? तो फ्रेंच विद्वान तेन को। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो जॉर्ज गियर्सन ने। राहुल संकृत्यायन, यहाँ राहुल संकृत्यायन होगा, मिसप्रिंट हो गया कि राहुल संकृत्यायन सिद्ध सामंत काल की क्या सीमा मानी है? तो 760 से 1300 ईस्वी तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो डिंगल साहित्य का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ
है कब से माना है तो 10वीं शती से। साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? काल विभाजन और नामकरण की। काल विभाजन का मुख्य आधार है प्रकृति विशेष का मूल प्रेरणा स्रोत। गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेरी इंदुई हिंदुस्तानी में हिंदी उर्दू के कुल कितने कवियों को संग्रहित किया है तो 738 कवियों को। इसमें 72 कवि हिंदी के हैं। नेक्स्ट है कि इतिहास लेखन में शुक्ल जी का प्रथम कदम क्या था तो उत्तर है अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग करना। आचार्य शुक्ल के इतिहास में विवाद का विषय क्या था कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल द्वारा प्रस्तुत नामकरण में किन नामों का विवाद रहा है तो वीरगाथा काल और रीतिकाल। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी नामक ग्रंथ के रचयिता हैं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस काल तक विवेचन किया है तो भक्ति काल तक। जॉर्ज गियर्सन ने अपने ग्रंथ में कुल कितने रचनाकारों का परिचय दिया तो 952। हिंदी साहित्य का केवल प्रवृत्तिगत विभाजन नामकरण सर्वप्रथम किसने किया है तो जॉर्ज गियर्सन ने। साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कर नामकरण किसने किया है तो मिश्र बंधुओं ने। जनता की चिदवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामान जैसे दिखाना ही उसके समान जैसे दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया है तो है फ्रेंच भाषा में। हिंदी का संत काव्य पूर्वी सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। यह मत किसका है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा तो डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने। इस प्रकार 10वीं 14वीं सदी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं भाषा के दृश्य अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। कथन किसका है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं का अपने इतिहास में विवेचन करने वाले उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने वाले विद्वान हैं तो राहुल संकेत्यायन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि। उत्तर अपभ्रंश क्या है तो आरंभिक हिंदी। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है तो पुष्पदंत को। राहुल संकेत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है सराफा को। डॉक्टर गरपा चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है शालिभद्र सूर को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है तो 693 ईस्वी को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है तो 693 ईस्वी को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है तो शंभू को। सर्वमत से विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है तो सिद्ध सराफा को। हिंदी काव्यधारा में सराफा की कुछ रचनाओं का संग्रह किसने किया है तो राहुल संकेत्यायन ने। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है तो अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक जिसका समय है 13वीं शती। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है तो अब्दुल रहमान को। सामान्य रूप से हिंदी का आरंभ माना जाता है सिद्धों की रचनाओं से। ग्रंथ रूप में हिंदी का प्रथम साहित्य रचना देवसेन कृत श्रावकाचार्य है। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को कहा है तो प्रकृत भाष हिंदी या अपभ्रंश। गियर्सन ने आदिकाल की सीमा मानी है, आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है तो 1400 ईस्वी। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है तो 1318 ईस्वी।
डॉक्टर रामकुमार रमाशंकर शुक्ल ने रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल के अंतिम सीमा मानी है तो 1343 ईस्वी। सामान्यतः आदिकाल की अवधि मानी जाती है तो 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से हमीर देव के समय तक किसने माना है तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है तो प्रकृति की अंतिम अवस्था से। प्रकृति की अंतिम अवस्था से। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। यह कथन किसका है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किस इतिहासकार ने इतिहास में अपने साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है तो आचार्य शुक्ल ने। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ कब से माना जाता है तो जोइंदु नामक कवि की 6ठी शताब्दी की परमात्म प्रकाश एवं योगसार नामक रचनाओं से। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक कैसा काव्य है और इसमें किसकी विरह की कथा है तो यह एक खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की योगिनी के विवाह की कथा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों जैनों नाथों की रचनाओं को किसके अंतर्गत रखा है तो अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ मिलता है वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। प्रकृति प्रकाश के रचयिता हैं तो वररुचि। प्रकृति प्रकाश के रचयिता हैं वररुचि। देसिल बाना सब जिन मिठा तय तैसिन जप ओ अवहट्टा। देसिल बाना सब जन मिठा तय तैसन जप ओ अवहट्टा। पंक्ति के रचयिता हैं तो विद्यापति। यहाँ जैसन नहीं होगा, तैसन होगा, ठीक है। बाल चंद बिज्जा बहुभाषा दुह नहीं लगा दुर्जन भाषा। यह पंक्ति भी विद्यापति की ही है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत देश भाषा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है तो बोलचाल की भाषा के लिए। आदि पुराण और उत्तर पुराण किसकी रचना है तो पुष्पदंत की। किस सिद्ध कवि का एक और नाम सरोज ब्रज भी है सरहपा। सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84। भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देकर क्या कहा तो देश भाषा। सिद्ध 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है तो लुइपा का है। सिद्ध कवि लुइपा के गुरु कौन थे सरहपा। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना प्रधान है तो लुइपा। सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ हुआ है तो पूर्वी भारत में बिहार बंगाल उड़ीसा और असम में। नाद न बिंदु न रवि शशिमंडल पंक्ति के रचयिता हैं तो है सरहपा। सहेजे धीर करी वरुण साथ पंक्ति किसकी है विरूपा की। रुक कण किज्झई मंत्रण तंत कड़प्पा की पंक्ति है। सिद्धों का विकास किससे हुआ है तो बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव के अनुसार गोरखपुर की शिष्य परंपरा है। आदिनाथ मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ गैगीनाथ निवृत्तनाथ और ज्ञानेश्वर नाथ पंथियों का हठ योग साधना का विकास किसकी प्रक्रिया में हुआ तो सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रक्रिया में हुआ। रामकुमार वर्मा के अनुसार
नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय कब से कब माना जाता है? तो 12वीं शती से 14वीं शती के मध्य। गोरखनाथ का समय माना जाता है 13वीं शती। गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किया? तो पीतम्बर दत्त बड़द्वाल ने। नाथों की संख्या मानी जाती है 91। गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया है? तो राजपूताने और पंजाब में। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने। नाथ परंपरा के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ का गुरु कौन थे? तो जलंधर। गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। बालनाथ का टीला कहाँ था? पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों से अपनी अपनी परंपरा अलग है। किस नाथ ने किया है अलग? किस नाथ ने किया है? तो वह है जलंधर ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों से अपनी परंपरा अलग किस नाथ ने किया है? तो जलंधर ने। गोरख सिद्धांत संग्रह में जलंधर ने। गोरख सिद्धांत संग्रह में नाथ संप्रदाय के प्रवर्तकों के नाम इस प्रकार हैं: नागार्जुन, जड़भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट और मलयार्जुन। रसायनी कौन थे? नागार्जुन। किस रासो ग्रंथ का संबंध विग्रह राज चतुर्थ से है? तो विशल देव रासो का। इस छोटी सी पुस्तक को वीर का रासो कहना खटकता है। इस छोटी सी रचना को ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो काव्य के संबंध में लिखा है। किस रासो काव्य के संबंध में लिखा है? तो विशल देव रासो। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना अवहट्ट भाषा में की है। यह अवहट्ट मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा है। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? तो मिश्र बंधुओं का। काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनवगुप्त ने अपने लोकतंत्र में कौन से नाथ की वंदना की है? तो मत्स्येंद्र नाथ की। बालनाथ का टीला किस ग्रंथ में वर्णित है? तो वह है पद्मावत। आज इतना ही दोस्तों। हमारा यह श्रृंखला का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा लोगों के साथ शेयर करें, अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ। इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए तथा नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।